हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सबके मन के अंदर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात चल रही थी कि क्या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम जो EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन जहां से प्रोवाइड होती है, वहां के मुख्यालय में जो सबसे उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बात करके, इस पे चर्चा करके क्या EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कोई अतिरिक्त रास्ता नहीं निकाला जा सकता है क्या, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। EPS 95 पेंशन धारकों ने ठीक वैसा ही किया है राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने, और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए चर्चा किया है। तो आइए जानते हैं क्या बातें हैं, क्या जानकारी जो है तो इससे निकल के आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि NSC प्रतिनिधिमंडल EPFO मुख्यालय के पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ EPFO कार्यालय दिल्ली में बैठक किए। उस बैठक में क्या जानकारी निकल के आई थी सामने, वो भी मैं आपको बताता हूं अपने इसी वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ताकि ये जानकारी सभी EPS 95 पेंशन धारकों तक पहुंच जाए। माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुश्री नीलम शमी राव से NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने भेंट की, वो उनसे चर्चा की। मैं आपको बता दूं कि माननीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पेंशनर्स की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक चर्चा विचार करते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन किया है। अब कार्रवाई क्या है और मीटिंग का पहला चरण देख लेते हैं कि मीटिंग में जो पहला चरण था उसमें क्या बातें हुई हैं। तो सबसे पहले मैं इसका तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो मीटिंग का जो पहला चरण था, EPFO की ओर से अतिरिक्त भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय माननीय श्री KL तनेजा, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय श्री अनिमेश मिश्रा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय श्रीमती अपराजिता जग्गी सहित पेंशन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति हुआ पेंशन संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चाएं की गई। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोग जो तो इसमें सम्मिलित हुए थे, जहां से पेंशन जो तो EPS 95 पेंशन धारकों को प्रोवाइड की जाएगी। इसके आगे उसमें जो बातें हुई वो मैं आपको बता दूं कि NSC के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय श्री KL तनेजा जी व श्री अमिनेश मिश्रा जी को सौंपा गया माननीय मुख्य भविष्य निधि आयुक्त के नाम का ज्ञापन व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज। वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ पर चर्चा हुई। EPS 95 पेंशन का पक्ष रखते हुए NSC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के मामले में निवेदन किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 व दिनांक 4/11/2022 के फैसले पर EPFO ने दिनांक 29/12/2022 को जो सर्कुलर जारी किया, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में निहित निर्देशों के विशेष अनुच्छेद 44(4) और 44(9) के विपरीत है। वह पेंशनर्स को वास्तविक वेतन पर पेंशन के लाभ से वंचित करता है। कृपया फैसले की सही व्याख्या करते हुए बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। वह संयुक्त विकल्प जमा करने की तारीख भी बढ़ाई जाए। दिनांक 1/9/2014 से पहले के पेंशनर्स के लिए जो संयुक्त विकल्प ऑनलाइन सादर करने की सुविधा प्रदान की गई है, उसमें संयुक्त विकल्प सादर करने की तारीख उल्लेख करने के लिए कहा गया है, जिसे ऑनलाइन संयुक्त विकल्प से तुरंत डिलीट किया जाए, जिससे कि पेंशनर्स ऑनलाइन विकल्प भर सकें, क्योंकि वास्तविकता यह है कि EPFO नियोक्ता द्वारा पेंशनर्स के संयुक्त विकल्प स्वीकारे ही नहीं गए, उन्हें इस सुविधा से वंचित रखा गया। जब पेंशनर्स ने वास्तविक वेतन पर अपना अंशदान जमा करवाया है तो वह उनका 26/6 व 11/3 का विकल्प ही है। उपरोक्त मुद्दे पर EPFO अधिकारी की ओर से आश्वासन किया गया कि दिनांक 1/9/2014 के बाद के पेंशनर्स के लिए अलग से मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो ये EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि 1/9/2014 के बाद के जो पेंशनर्स रिटायर हुए हैं उनके लिए अलग से मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही जारी होगा उसकी भी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। आगे हम देखते हैं खबर में क्या है। NSC के पत्र क्रमांक 6/2/2023 पर उचित कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त पत्र जमा करने की अवधि बढ़ाने के विषय पर EPF अधिकारियों की ओर से कहा गया कि यह संभव नहीं है। तब NSC की ओर से निवेदन किया गया कि EPFO की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना कर इसे संभव किया जा सकता है। NSC की ओर से स्पष्ट किया गया कि यदि EPFO द्वारा दिशा निर्देश नहीं प्राप्त होते हैं तो दिनांक 1/2/2023 के बाद NSC के सदस्य
जिन्होंने वास्तविक वेतन पर अंशदान किया है वह सभी पेंशनर्स दिनांक 1/9/2014 के पहले व 1/9/2014 के बाद के अपने अपने संयुक्त विकल्प पोस्ट द्वारा ईपीएफओ व नियोक्ताओं को डाक द्वारा भेजेंगे। मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए पर चर्चा हुई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो दूसरे नंबर पे हुई है कि मिनिमम पेंशन 7,500, उसके साथ साथ में डीए मिलना चाहिए। एनएससी प्रतिनिधिमंडल की ओर से कहा गया कि एक तरफ कार्पस बढ़ता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक्यूआरटी रिपोर्ट का आधार लेकर ईपीएफओ द्वारा कहा जाता है कि फंड स्थिर नहीं है, जबकि सत्य यह है कि 7,500 प्लस डीए या पेंशन राशि पेंशन फंड से दी जा सकती है। इस पर ईपीएफओ अधिकारियों की ओर से कहा गया कि मुख्य समस्या ईपीएस सदस्यों द्वारा राशि विड्रॉल की है, वह दूसरी समस्या सदस्यों द्वारा प्राप्त कम अंशदान की है। इस पर एनएससी चीफ द्वारा बताया गया कि पेंशन फंड को अधिक सक्षम करने हेतु एनएससी की ओर से दिनांक 20/8/2019 को एक प्रस्ताव दिया गया था। उसका पावर पॉइंटर प्रस्तुतिकरण भी दिनांक 1/12/2019 को एनएससी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा श्रम मंत्रालय में किया गया था, जिसे भूतपूर्व श्रम मंत्री जी द्वारा सराहा गया था। इसके बाद दिनांक 4/3/2020 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में 7,500 प्लस डीए की मासिक पेंशन ईपीएफओ के फंड द्वारा दी जा सकती है, इसका भी प्रस्तुतिकरण किया गया था। अंत में इस विषय पर निवेदन करते हुए निम्नलिखित सुझाव मीटिंग में एनएससी प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखे गए थे। पेंशन वृद्धि एक अबलम स्पेशल इमरजेंसी सीबीटी मीटिंग इसी माह में बुलाई जाए, ये बात हुई है। दूसरे नंबर पे मिनिमम पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए किया जाना चाहिए, जो कि पेंशन फंड से संभव है। वह बिना किसी भेदभाव के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा पेंशनर्स को प्रदान की जाए। यह दोनों मांगे यदि साथ साथ मंजूर की जाती हैं तो वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की सुविधा का विकल्प स्वीकारने वाले पेंशनर्स की संख्या नगण्य होगी। एनएससी की ओर से यह भी विशेष निवेदन किया गया कि नए दिशा निर्देश जारी करते समय ईपीएस 95 पेंशन द्वारा उच्च पेंशन हेतु जमा की जाने वाली राशि व उन्हें मिलने वाली एरियर की राशि का यदि बुक एडजस्टमेंट किया जाता है तो पेंशनर्स को बेहतर न्याय प्रदान किया जा सकता है। एक विशेष निवेदन भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से किया गया कि जिन पेंशनर्स की सेवा के दरमियान उनके नियोक्ताओं ने अपनी अंशदान राशि बचाने के उद्देश्य से वास्तविक वेतन पर पीएफ की कटौती नहीं की है, उन्हें पेंशनर्स को भी बेहतर न्याय प्रदान करने हेतु उच्च पेंशन संयुक्त विकल्प की सुविधा प्रदान की जाए। उनके द्वारा उच्च पेंशन की सुविधा के लिए जमा की जाने वाली राशि नियोक्ताओं द्वारा भराई जाए। इस मांग का मानवता व सभी के साथ न्याय के आधार अधिकार पर मान्य किए जाएं। मेडिकल सुविधा पे भी बात हुई है कि पेंशनर्स को पद पत्नी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय भी आगामी सीबीटी मीटिंग में लिया जाए। भारत आयुष्मान योजना में ईपीएस 95 पेंशनर्स का समावेश किया जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन भारत आयुष्मान योजना में कोई मापदंड नहीं है। इससे पेंशनर्स को सही मायने में लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पंडित दीनदयाल कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना शुरू है, वैसे ही योजना ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी शुरू की जाए। वह इसकी सिफारिश करने के लिए निर्णय में आगामी सीबीटी मीटिंग में लिया जाए। इस पर ईपीएफओ के सम्मान्य अधिकारी की ओर से इस तथ्य को संबंधित महानुभावों तक पहुंचाने की बात कही गई है। वह चर्चा का वृत्तांत विस्तृत सहित सीपीएफसी महोदय को बताने की बात कही गई है। पेंशन फंड में वृद्धि के सुझावों पर एनएससी की ओर से कहा गया कि एनएससी द्वारा पहले ही सादर किए गए दस्तावेज जो थे उनके बारे में बताया गया। तो दोस्तों आइए कुछ तस्वीरें भी हैं, उन तस्वीरों को भी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहें, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। ये मीटिंग के समय की वो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। ये ज्ञापन दिया जा रहा था उस समय की तस्वीरें हैं। इसके बाद में बाकायदा मीटिंग हुई है, जिस हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पक्ष है उन्हें राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से रखा गया है। फिलहाल दोस्तों आपको ये जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।